एनसीईआरटी की जुबान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी का सिविक्स का लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट फर्स्ट से लेके आए हैं चुनावी राजनीति चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जिससे पूरी बुक कवर हो जाएगी। ठीक, तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के द्वारा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि संघर्ष समिति की यानी कि हरियाणा में जो संघर्ष समिति थी उसके प्रमुख कौन थे? तो हरियाणा में जो संघर्ष समिति थी उसके प्रमुख थे श्री देवीलाल चौधरी थे। हरियाणा में 1982 में किस पार्टी की सरकार थी? तो हरियाणा में जो 1982 की बात करें तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 1982 में कांग्रेस की सरकार के समय विपक्ष के नेता कौन थे? तो 1982 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे उस समय विपक्षी के नेता थे श्री चौधरी देवीलाल थे। न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व देवीलाल ने किया था। कौन किया था? श्री चौधरी देवीलाल ने किया था। देवीलाल किस पार्टी का गठन किया था? तो देवीलाल ने लोकदल पार्टी का गठन किया था। लोकदल पार्टी का गठन किसने किया था? तो देवीलाल ने किया था। देवीलाल ने किसके खिलाफ सभी विपक्ष पार्टियों को एक साथ मिलाया था? तो देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ सभी पार्टियों को एक साथ मिलाया था, सभी विपक्ष पार्टियों को एक साथ मिला लिया था। देवीलाल ने क्या चुनावी घोषणा किया था? तो देवीलाल ने जब चुनाव का टाइम आया था तो उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि पार्टी जीती तो किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज को माफ़ कर दिया जाएगा। ये सरकार का पहला कदम होगा। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी श्री चौधरी देवीलाल ने कही थी। चुनाव का क्या परिणाम हुआ? जब चुनाव हुआ तो 90 सीट में से हरियाणा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? तो 90 सीटें हैं विधानसभा की। चुनाव हुआ तो 76 सीटों पर किसने जीता था? तो लोकदल ने जीत हासिल किया था। किसमें? लोकदल ने जीत हासिल किया था। ठीक, यानी कि विपक्ष पार्टियां सभी मिलकर। तो लोकदल ने अकेले कितने सीट पे जीत हासिल की थी? तो लोकदल ने अकेले 60 सीट पे जीत हासिल की थी और सभी पार्टियां जो विपक्ष पार्टियां मिलकर और लोकदल पार्टियां मिलकर कितनी सीटें हासिल की थी? तो 76 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस को केवल 5 सीट मिली थी। ठीक, तो 5 सीट इनकी हो गई, 76 सीट उनकी हो गई, तो कितनी हो गई? 71 हो गई। यानी कि निर्दलीय दल को कितने मिल गए थे और जो छोटी पार्टियां होगी तो उनको कितने मिले थे? 9 सीट मिले थे। लोकदल ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो लोकदल ने 4 वर्ष तक शासन किया था। 1991 में दोबारा किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो 1991 में दोबारा जो पार्टी बनी थी वो कांग्रेस की पार्टी बनी थी। किसकी बनी थी? कांग्रेस की। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का अधिकार क्या है? चुनाव को लोकतांत्रिक कब माना जाएगा कि लोकतांत्रिक है? क्योंकि इसमें सार्वभौमिक मताधिकार होता है, तब एक वोट एक मूल्य का मान हो, तब चुनाव में विकल्प हो, चुनाव नियंत्रित अंतराल पर हो, नियमित मतलब नियमित अंतराल पे हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किया जाए और लोग जिसे चाहे उसे वोट करके वही चुना जाए। यानी कि लोग जिसे चाहते हैं उसी को वोट करते हैं और वही जीतता है, तो तब कहा जाता है कि चुनाव क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। चुनाव का अर्थ क्या होता है? चुनाव का अर्थ होता है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि राजनैतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता। चुनावी प्रतियोगिता या राजनैतिक प्रतियोगिता या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। यह प्रतिद्वंदिता किसके बीच होता है? तो चुनावी प्रतिद्वंदिता किसके बीच होता है? तो चुनावी प्रतिद्वंदिता राजनीतिक पार्टियों के बीच होता है। निर्वाचन क्षेत्र में यह प्रतिद्वंदिता किसके बीच में होती है? तो निर्वाचन क्षेत्र में यह प्रतिद्वंदिता उम्मीदवारों के बीच में होती है और राजनीतिक पार्टियों के बीच यह प्रतिद्वंदिता होती है। और जो राजनीतिक पार्टियों के बीच जो प्रतिद्वंदिता होती है निर्वाचन क्षेत्र में क्या कहलाता है? तो निर्वाचन क्षेत्र में यह पार्टियां उम्मीदवारों के बीच में होती है। अगर प्रतिष्ठा नहीं होगी तो चुनाव का कौन सा रूप माना जाता है? तो अगर प्रतिष्ठा नहीं होगी तो चुनाव का बेईमानी रूप माना जाता है। सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को किसके द्वारा पनपने नहीं दिया जाता है? तो सही किस्म की जो दीर्घकालिक राजनीति होती है वह चुनाव जीतने के दबाव के कारण और चुनाव जीतने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडे के कारण जो होता है, चुनावी प्रक्रिया जो होती है वह सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को विकल्प नहीं मिल पाता है। संविधान निर्माताओं ने चुनाव के लिए किसका चयन किया था? तो संविधान निर्माताओं ने चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले के एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि संविधान निर्माताओं ने चुनाव के लिए किसका चयन किया था? तो मुक्त चुनावी मुकाबले का चुनाव किया था। किसका चुनाव किया था? तो मुक्त चुनावी मुकाबले को चुनाव किया था। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ किसको मिलता है? यानी कि नियमित अंतराल पर जो चुनाव होते हैं उस मुकाबले का लाभ किसको मिलता है? तो राजनीतिक दलों व नेताओं को मिलता है। चुनाव प्रणाली में कुछ सुधार हुए हैं लेकिन उनको संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। मध्यावधि चुनाव किसे कहा जाता है? तो मध्यावधि चुनाव उसे कहा जाता है जब किसी सरकार का अल्पमत हो जाने के कारण लोकसभा या विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में विफल हो जाती है तो उस तब मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। चुनाव प्रणाली क्या कहलाती है? तो चुनाव प्रणाली के बारे में बात करें। आम चुनाव किसे कहते हैं? तो हर 5 साल पर होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। उपचुनाव किसे कहते हैं? तो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए स्थान पर जो दोबारा चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो चुनाव के उद्देश्य से देश को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है तो उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। निर्वाचन क्षेत्र की ओर से
किस नाम से निर्वाचन क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो निर्वाचन क्षेत्र को और सीट के नाम से जाना जाता है, या तो उसको निर्वाचन क्षेत्र बोलें या तो सीट बोलें। ठीक है, जैसे विधानसभा में अभी हमने पढ़ा कि हरियाणा में विधानसभा की संख्या कितनी थी? तो 9 थी, तो 90 निर्वाचन क्षेत्र थे, तो और 90 सीट भी बोला जा सकता है। उसी तरह लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसको क्या बोला जा सकता है? तो 543 सीट भी बोला जा सकता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र को किस में बांटा गया है? तो विधायकी क्षेत्र में बांटा गया है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसमें कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं? तो विधानसभा के, यानी कि एक संसदीय क्षेत्र है तो एक संसदीय क्षेत्र में कई कई निर्वाचन क्षेत्र आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोकसभा होता है, ठीक है, यानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को लोकसभा की सीट बोलते हैं। तो वहाँ पे कई विधानसभाएं हो सकती हैं। आप अपने जिला में देखे होंगे कि एक विधानसभा है तो उसमें कई, अरे एक संसद का सीट होता है तो वहाँ पे कई विधानसभा होते हैं। संसदीय और विधायकी की प्रक्रिया और किस में अपनाई जाती है? संसदीय और विधायकी की प्रक्रिया और किस में अपनाई जाती है? तो नगर पालिका एवं पंचायत में अपनाया जाता है। नगर पालिका एवं पंचायत किस में बटी होती है? तो नगर पालिका एवं पंचायत वार्ड में बटी होती है। वार्ड क्या होती है? तो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड से किसके लिए चुनाव किया होता है? तो पंचायत या नगर पालिका के सदस्य का चुनाव होता है प्रत्येक वार्ड से। अब बात करेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? तो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार देता है? तो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को प्रतिनिधि चुनने का और जनप्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार देता है। संविधान निर्माताओं ने किसके लिए विशेष व्यवस्था सोची थी? तो संविधान निर्माताओं ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था सोची थी। आरक्षित क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ सकता है? तो आरक्षित क्षेत्र में एससी की सीट पे एससी और एसटी की सीट पे एसटी ही लड़ सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं लड़ सकता है। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। आरक्षित सीटों का अनुपात किस आधार पर लिया गया है? तो आरक्षित सीटों का अनुपात पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के आधार पर लिया गया, यानी कि जनसंख्या के हिस्से के आधार पर लिया गया। कि अनेक राज्यों में ग्रामीण और शहरी निकायों, स्थानीय निकाय में किसका आरक्षण दिया गया? तो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कहाँ पे दिया गया है? तो प्रत्येक राज्यों में ग्रामीण और शहरी निकाय में जो चुनाव किया जाता है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी, अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए भी, आयोग के लिए नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए दिया गया है। अलग अलग मार्क लगाता है इसमें। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो 1/3% सीट आरक्षित है। महिलाओं को आरक्षण किस प्रकार आवंटित होता है? तो स्थानीय के हर क्षेत्र में 1/3, आरक्षण में भी 1/3 हिस्सा मिलेगा और अध्यक्ष पद के लिए भी चुने जाने पर 1/3 हिस्सा मिलेगा, यानी कि सब में उसको 1/3 हिस्सा दिया गया है। लोकसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार है? तो लोकसभा की सीटों का आवंटन है, कुल सीट कितनी है? 543 है। सामान्य के लिए 412 सीट है, एससी के लिए 84 सीट है और एसटी के लिए 47 सीट का निर्धारण किया गया है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची कब तैयार की जाती है? तो चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। मतदाता सूची को अधिकारी रूप में क्या कहते हैं? तो मतदाता सूची कहते हैं। मतदाताओं की सूची को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट कहा जाता है। लोकतांत्रिक चुनाव की पहली रात क्या है? पहली शर्त क्या? रात नहीं, पहली शर्त क्या है? तो लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त है कि अपना प्रतिनिधि चुनने का सभी को समान अवसर मिले। किसको वोट देने से रोका जा सकता है? अपराधी को रोका जा सकता है, असंतुलित दिमाग वाले लोग को रोका जा सकता है, या कब किया जा सकता है? तो इनको वोट देने से कब रोका जा सकता है? तो किसी विशेष खास परिस्थिति में इनको रोका जा सकता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? तो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मतदाता सूची में कब सुधार किया जाता है? तो मतदाता सूची में प्रत्येक चुनाव से पूर्व किया जाता है। मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण कब किया जाता है? तो हर 5 वर्ष में, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। मतदाता के लिए वोट देते समय कौन सा कार्ड अनिवार्य नहीं हुआ है? तो वोटर कार्ड जो है वो अनिवार्य नहीं हुआ है। मतदाता करने के लिए कितने वैध पत्रों को मान्यता दी गई है? तो 18 वैध पत्रों को मान्यता दी गई, 14 से 18 वैध पत्रों को मान्यता दी गई है। उम्मीदवारों का नामांकन, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। पार्टी अपने उम्मीदवार के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो टिकट कहते हैं। पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन भरने से एक घोषणा पत्र देने की जरूरत पड़ती है, किसके आदेश पे? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। यह प्रक्रिया आ गई सामने कि पार्टी को उम्मीदवार का नामांकन भरने समय एक घोषणा पत्र देना जरूरी होता है। इस घोषणा पत्र में उम्मीदवार को क्या क्या ब्यौरा देना होता है? तो इस घोषणा पत्र में उम्मीदवार को चल रहे गंभीर आपराधिक मामले का विवरण देना होता है, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा देना होता है,
उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता का भी ब्यौरा देना होता है। किसके आधार पर संभव हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे संभव हुआ था। चुनाव अभियान की बात करें, चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का, सरकार और नीति का चुनाव कैसे करेगा इसका अवसर देने का। चुनाव प्रचार के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? तो चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। कितने सप्ताह का? 2 सप्ताह का, यानी कि उम्मीदवार के घोषणा की सूची और चुनाव के तारीख के बीच कितने दिन का समय होता है? तो 2 सप्ताह का समय होता है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव के दौरान दिया था? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा 1971 की लोकसभा चुनाव के समय दिया था। 1977 की लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण ने क्या नारा दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था लोकतंत्र बचाओ। 1971 के चुनाव में जयप्रकाश नारायण ने क्या नारा दिया था? तो लोकतंत्र बचाओ नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे? तो जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। पार्टी का क्या वादा था? तो पार्टी का वादा था, कौन सी पार्टी का? जनता पार्टी का, कि आपातकाल की ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने से, यह जनता पार्टी का वादा था। जमीन जोतने वालों का नारा किसने दिया था? तो जमीन जोतने वालों का यह नारा वामपंथी दल ने कब दिया था? 1977 में दिया था। जमीन जोतने वालों का नारा किसने दिया था? तो वामपंथी दल ने दिया था 1977 में। वामपंथी दल ने यह नारा किस चुनाव के समय दिया था? तो वामपंथी दल ने यह नारा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय दिया था। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया था? तो 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु स्वाभिमान का नारा एनटी रामाराव ने दिया था। किसने दिया था? एनटी रामाराव ने दिया था। एनटी रामाराव किस पार्टी के नेता थे? तो एनटी रामाराव जो थे वो तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे। किसके नेता थे? तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे। लोकतंत्र में सबसे अच्छा क्या होता है? लोकतंत्र में सबसे अच्छा राजनीतिक उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करना, यह सबसे अच्छा होता है। चुनाव के प्रचार के लिए कुछ नियम क्यों बनाए जाते हैं? ताकि सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसलिए चुनाव प्रचार के समय कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। चुनाव प्रचार में क्या नियम है? तो मतदाताओं को प्रलोभन, घूस देना, धमकी देना पर रोक है। जाति या धर्म के नाम पे वोट मांगना पर रोक है। चुनाव में सरकारी संसाधन का इस्तेमाल करने पर रोक है। लोकसभा चुनाव में 70 से 95 लाख रुपए से ज़्यादा और विधानसभा चुनाव में 28 से 40 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव में कितने रुपए खर्च किए जा सकते हैं? तो 70 से 95 लाख रुपए, और विधानसभा चुनाव में तो 28 से 40 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। चुनाव प्रचार के नियम का उल्लंघन करने में क्या होता है? तो चुनाव प्रचार में नियम का उल्लंघन करने के बाद चुनाव जीतने के बाद भी उनका चुनाव रद्द कर सकता है या रद्द हो सकता है। चुनाव प्रचार नियम के लिए एक और कौन से सिद्धांत को राजनीतिक पार्टियों ने स्वीकार किया है? तो वह है आचार संहिता। आचार संहिता में क्या प्रावधान है? तो आचार संहिता में प्रावधान है कि चुनाव प्रचार में किसी धर्मस्थल का उपयोग नहीं करना है, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं करना है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास या बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने का वादा नहीं कर सकता है। मतदान और मतगणना, चुनाव का आखिरी चरण क्या कहलाता है? चुनाव का आखिरी चरण कहलाता है मतदाताओं द्वारा वोट देना। मतदाताओं द्वारा वोट देना क्या कहलाता है? मतदाताओं द्वारा वोट देना चुनाव का आखिरी चरण कहलाता है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? यहाँ पर चुनाव आयोग को किसके समान आज़ादी प्राप्त है? तो न्यायपालिका के समान आज़ादी प्राप्त है। किसको? चुनाव आयोग को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक बार चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग किसके प्रति जवाबदेह नहीं होता? तो राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार पार्टियों को सजा कौन देता है? तो आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पार्टियों को सजा चुनाव आयोग देता है। चुनाव में लोगों की भागीदारी क्या है? चुनाव में लोगों की भागीदारी है कि लोग चुनाव प्रक्रिया से कब दूर हटने लगते हैं? तो जब चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष न हो तो लोग क्या करते हैं कि चुनाव से दूर हटने लगते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना कैसे लगाया जा सकता है? तो चुनाव में लोगों के द्वारा भागीदारी का पैमाना मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों से लगाया जाता है। पिछले 50 वर्षों में कहाँ का मतदान प्रतिशत गिरा है? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों का प्रतिशत जो है वो गिरा हुआ है। क्या गिर रहा है? 50 वर्षों से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का जो प्रतिशत है वह गिर रहा है। भारत में मतदान का प्रतिशत कैसा रहा है 50 वर्षों में? तो भारत में मतदान का जो प्रतिशत रहा वोट देने का वह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। ब्रिटेन में भी क्या है? ब्रिटेन में जो वोट देने का है वो क्या है? परसेंटेज गिरा है। भारत में वोट देने का संबंध क्या है? तो भारत में वोट देने का संबंध जो है अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज़्यादा मतदान करते हैं। पश्चिमी लोकतंत्र में क्या स्थिति है? तो भारत की विपरीत स्थिति है। जैसे अमेरिका में गरीब लोग कम लेकिन मतदान करते हैं। कम मतदान कौन करता है? अमेरिका में तो गरीब लोग कम मतदान करते हैं। अमेरिकी में अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं।
यानी कि जो अमेरिका में अफ्रीकी मुल्क के लोग हैं वो गरीब हैं, और हिस्पैनी लोग हैं जो वो क्या करते हैं कि जो अमेरिका में अमीर लोग हैं उनकी तुलना में कम मतदान करते हैं। भारत में प्रत्येक 7 मतदाताओं में से कितने मतदाता किसी पार्टी के जुड़े होने की संभावना है? तो एक मतदाता, यानी कि 7 मतदाताओं में से एक मतदाता जो होता है वो क्या करता है कि किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। तो इस तरह से मान लिया जाए कि हर घर में एक व्यक्ति क्या है, किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना किस पर निर्भर करता है? तो चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना चुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है। किस पर है? तो चुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ है कि नहीं, तो किस पर निर्भर करता है? चुनाव के परिणाम पे। चुनाव नतीजों को स्वीकार करना। 15 वर्षों का चुनाव परिणाम बताता है कि जितने चुनाव हुए हैं उनमें से 3 सत्ताधारी पार्टी में से 2 चुनाव हारी है। यानी कि 15 वर्षों का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो 15 वर्षों में जो चुनाव हुआ है उनमें से 3 सत्ताधारी पार्टी जो है वह 2 चुनाव हारी, यानी कि 3 बार जो सत्ताधारी पार्टी है वो कितनी बार चुनाव हारी? अगर एक बार जीती है तो 2 बार हारी है। यानी कि 15 साल में 5-5 साल का गैप होता है, 5-5 साल, तो उसमें से कोई पार्टी एक बार अगर चुनाव जीत गई है तो वो 2 बार हारी है। कब मिला है? 15 वर्षों के रिकॉर्ड से देखने को मिलता है। कहाँ पर मौजूदा जीता हुआ प्रतिनिधि कभी नहीं हारता? वह कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ पे? अमेरिका में। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मौजूदा जीता हुआ प्रतिनिधि कभी चुनाव नहीं हारता? तो वह अमेरिका देश है। लेकिन वर्तमान समय में देखने को मिला है, ट्रंप जैसे एक बार राष्ट्रपति जीता था, दूसरी बार हार गया था, लेकिन उसके बाद तीसरी बार जब जीता तो वह जीत गया। भारत में निवर्तमान सांसद और विधायक चुनाव कितने हारते हैं? तो भारत में जो निर्वाचित सांसद और विधायक हैं इनमें से आधे से अधिक चुनाव अगले बार लड़ते हैं तो हार जाते हैं, आधे चुनाव हार जाते हैं। अपराधी और पैसे खर्च करने वाले भी चुनाव हारते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए भी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। ईएलसी का पूरा नाम क्या होता है? तो ईएलसी का पूरा नाम होता है इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, यानी कि निर्वाचन साक्षरता क्लब। ईएलसी का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। SVEEP का पूरा नाम क्या होता है? तो सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इफेक्ट पार्टिसिपेशन। SVEEP का पूरा नाम होता है। NVD का मतलब क्या होता है? नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। दुनिया के कितने देशों में जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव होता है? तो लगभग 100 से अधिक देशों में जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव होता है विश्व में। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर चुनाव होते हैं, यानी कि जहाँ पर लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे चुनाव क्या होते हैं? वहाँ पे चुनाव होते ही हैं। और जहाँ पे चुनाव होता है जरूरी नहीं कि वह क्या हो, यानी ये भी होता है कि जहाँ पे लोकतांत्रिक देश नहीं है वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ लोकतांत्रिक देश होता ही है।